नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम्स की, राष्ट्रीय कार्यक्रम। और राष्ट्रीय कार्यक्रम जो ये टॉपिक अपन ने ले रहे हैं ये है स्वस्थ वृत्त का। स्वस्थ वृत्त का स्वस्थ वृत्त में ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जो नेशनल प्रोग्राम है इसके अंदर जो प्रोग्राम दिए हैं, लगभग अपन 6 प्रोग्राम्स की बात इसके अंदर अपन करेंगे। और जो ये प्रोग्राम दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्राम अपन देखेंगे, एक बार अपन उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपना प्रोग्राम है वो है वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जी हाँ, दूसरा जो अपना है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तीसरा जो अपना है वो है लेप्रोसी का, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। चौथा जो अपना है वो है डायबिटीज़ के लिए नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। चौथा जो अपना है पांचवा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। इसी के अंदर आता है एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम करके और आता है रजिस्ट्री। ये देखेंगे अपन क्या है, इसी में 1-2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। जब अपन नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ेंगे तो इसी में हो जाएगा। जो लास्ट अपना छठवां जो है वो है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये RCH का है जिसमें अपन जननी सुरक्षा वगैरह है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो ये जो 6 प्रोग्राम हैं इसमें जो पहला है जिसकी बात अभी अपन करेंगे, ये 3 प्रोग्रामों से मिलके बना रहता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कौन कौन से इसके अंदर जो 3 प्रोग्राम है वो होते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। और इसके अलावा ये है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है RCH। ठीक है, ये गायनी के हिसाब से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ बातें वहाँ से आ जाती हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी वाला ये भी काफ़ी अच्छा है, आता है। और एड्स वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी भी पूछे जाते हैं, बाकी ये है वेक्टर बोर्न तो है ही है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोग्राम जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको अपन देखेंगे। जैसे अपन इनको पढ़ने बैठते हैं तो एक बोरिंग सी मतलब बोरियत आती है, उसमें इतना इंटरेस्ट आता नहीं है इनको पढ़ने में। इसलिए जनरली या तो अपन इनको लास्ट में पढ़ते हैं या फिर इनको नहीं पढ़ते हैं। तो अभी अपन इनको एक निश्चित तरीका निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से इनको अपन पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें अगर अपन देखें तो ये लॉन्च हुआ था 2003-2004 में। कौन सा? वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 3 से बन के बनता है। इसके अंदर जो है कैसे बना, ये लॉन्च इन 2003 और 2004 ऐसे लिख सकते हो। और ये बना कैसे है, बाय मर्जिंग 3 प्रोग्राम इसमें मर्ज हुए हैं। पहला था NAMP, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा कौन सा था? दूसरा है NFCP। इसमें आ जाएगा कौन सा? फाइलेरिया, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तीसरा जो है
वो है काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम अपन एक एक बातें जो है वो काफ़ी सहजता से लेके चलेंगे और काफ़ी सरलता से देखेंगे। तो ये है 3 प्रोग्राम इसके अंदर मर्ज हुए हैं, NAMP, NFCP एंड काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम। और ये जो इससे बना है कौन, वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बना है। लेकिन इसकी जो डायरेक्टरेट है इसको संभालता है पूरे का, जो इसको या फिर प्रधानता माने तो वो NAMP की जो डायरेक्टरी है वो इसी को कंट्रोल करती है पूरे को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। जी हाँ, इसके अलावा जो जापानीज बी एनसेफेलाइटिस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब मेजर तो 3 ही है, लेकिन एक आती है जापानीज बी एनसेफेलाइटिस, ये भी इसमें आती है, ठीक है। अपन बेसिकली इन 3 की ही बात करेंगे, है ना। इसकी बात अपन नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये यहाँ पे पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो ये जो बात हो गई वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर ये आती हैं। अब साहब वेक्टर बोर्न की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले नाम दिया गया है इसमें वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब वाहक होता है। वाहक कहने का मतलब ये जितने भी डिजीज है इनके फैलने के लिए, है ना, इनको फैलने के लिए जिम्मेदार कौन है, एक वाहक है, एक कैरियर है। वाहक कहेंगे, कैरियर अलग चीज़ होती है। वाहक है कहने का मतलब एक कोई अक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये क्या कोज कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है ह्यूमन में, ठीक है। लेकिन ये खुद से चल के यहाँ नहीं जा सकता, इसको ज़रूरत है किसी एक वाई ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो वाही है वो क्या है, वो वेक्टर है, वो वाहक है। तो इनमें सभी में एक ना एक वाहक जरूर होगा, ठीक है। अपन बेसिकली देखें, अपन जानते हैं जो मलेरिया अपना है इसके अंदर वाहक कौन होता है, मॉस्किटो होता है, ठीक है। लेकिन मॉस्किटो में कौन, एनोफ्लीज अपन सुन लेते हैं। एनोफ्लीज भी कौन, मेल या फीमेल? साहब फीमेल एनोफ्लीज होती है ना, जो खून सक करती है, खून पीती है मनुष्य का, तो फीमेल एनोफ्लीज होती है। अभी अपन बात करेंगे कौन सी इसमें भी स्पीसीज की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में ये NAMP देखेंगे, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है। एक एक करके अपन देखेंगे और इसमें कुछ बेसिक बातें रखेंगे, एक पैटर्न रखेंगे कि ऐसे ऐसे इनको पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं, देख रहे हैं सबसे पहले नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। काफ़ी सहजता से याद कर लेंगे अपन, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। NAMP नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। तो ये चीज़ अपन देखेंगे, उससे पहले एक कॉमन चीज़ जो अपनी आएगी वो अपन ने देखा है वेक्टर बोर्न, ठीक है। तो ये इसमें आएगी, तीनों में ही आएंगी ये चीज़ वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए। तो कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, ऐसी कोई डिजीज़ है जो वेक्टर के द्वारा जनरेट हो रही है ना, वाहक के द्वारा, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो उसके लिए अपन किसी भी चीज़ के लिए, मलेरिया के लिए अलग से अपन देखेंगे, उसमें देखते हैं स्ट्रेटजीज। मतलब क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान क्या है, अपन किस प्रकार से उस डिजीज़ को अपन रोकथाम कैसे कर रहे हैं उसकी। तो जो वेक्टर बोर्न है उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है ना, तो वो अपन देखेंगे। तो उसे 5 जो पॉइंट अपन देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है वो है डिजीज़ मैनेजमेंट। ये याद करना है, स्ट्रेटजी ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें है डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप जो अगर कोई पेशेंट आया है जो रोगी है, वो जो बीमारी है, मान लीजिएगा मलेरिया है ना, फाइलेरिया है, जो भी है, उसको आप ठीक कैसे कर रहे हो, मैनेज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो उसको अपने को क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक करना है, कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह देना, वो सब। दूसरा है उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप NGOs की मदद ले रहे हैं,
ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर, या फिर है ना कोई कम्युनिटी। किस प्रकार से, मान लीजिएगा अपन जानते हैं कि अगर अपन मच्छरों की रोकथाम कर देंगे तो मलेरिया जो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसमें एनजीओज क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी क्या कर सकती है, मतलब कम्युनिटी मतलब समुदाय, वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सभी के घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है और उसको में जैसे या तो कोई इस प्रकार का केमिकल डालते हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, एबेट होता है, ABAT, ठीक है, ये डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वो लार्वा ख़त्म हो जाएंगे, उसके मच्छर नहीं बनेगा, तो उससे जो है मलेरिया रुक जाएगी, है ना। इस प्रकार के काम करें तो वो कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है, बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। तीसरा अपना पॉइंट अपन देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ लैब डायग्नोसिस। ठीक है, जो लैब में जो डायग्नोसिस की जा रही है वो एक अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। कहने का मतलब ये, मान लीजिएगा किसी को फीवर हो रहा है तो उस फीवर से जांच जो है इतनी सटीक हो कि पता चले कि ये फीवर जो है वो मलेरिया की वजह से या फिर साधारण फीवर है। मतलब अगर मलेरिया है तो उसकी फीवर जो जांच है लैब में वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पता रहे, ताकि जो डायग्नोसिस कैपेसिटी है वो अच्छी हो सके, मतलब अच्छे से डायग्नोस कर सके अपन उस जो भी डिजीज़ है उसके पेशेंट्स को, ताकि आगे ना फैले वो। ठीक है, अगला जो है लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। ठीक है, ये पॉइंट है कि साहब एक लंबे समय तक चलने वाली, मान लीजिएगा अपन ने ट्रीटमेंट नेट जो जैसे अपन घरों में मच्छरदानी यूज़ करते हैं ना, वो नेट्स हो गई जिससे वो अपन ने लगा के अपन सो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नेट्स हैं उनको इंसेक्टिसाइड प्रूव कर गया, उसको इस प्रकार की दवाई का छिड़काव किया है जो कि मच्छरों को दूर रखे, है ना। तो ऐसी नेट्स अपन घरों में यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक चल सके जो। ठीक है, या फिर पूरे घरों के बाहर भी लगाते हैं ऐसी नेट। ठीक है, तो इनका प्रयोग करें। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है, ये जो पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, मतलब मान लीजिएगा आपने कोई एक प्रोग्राम चलाया है, NAMP चला दिया, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम अपन ने चलाया है, उस प्रोग्राम के कुछ ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं, है ना, उनके नीचे और भी काम करने वाले होते हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग करें उनकी, है ना, कि जो प्रोग्राम अपन ने चलाया है वो प्रोग्राम कितना सक्सेस हो रहा है अपना वो, तो ये चीज़ भी देखना, साथ साथ में मॉनिटर करना, है ना। तो ये पांचवा पॉइंट है कि उनको देखना कि अपन जो काम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम अपन चला रहे हैं वो कितना जो है वो सक्सेस हो रहा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट अपन ने देखो, पॉइंट और भी अपने को हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पॉइंट अपन ये 5 अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कब कब लिख सकते हैं, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ के पॉइंट है। अब मान लीजिएगा अलग से क्वेश्चन आया NAMP का, तो उसमें ये 5 पॉइंट स्ट्रेटजीज ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़ या फिर मलेरिया डिजीज़, तो उसमें रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कौन कौन सी डिजीज़ अपन ने पढ़ी थी या फिर कौन कौन से प्रोग्राम देखे था। एक तो अपन ने मलेरिया कंट्रोल का देखा था, दूसरा फाइलेरिया का अपन ने देखा, तीसरा अपन ने देखा काला अजर का। ठीक है, तो ये तीनों डिजीज है, इनके लिए जो है ये 5 पॉइंट जो है वो हैं, मतलब। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, हालांकि इसी की थी लेकिन अब अलग से अपन बात करेंगे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम या फिर एंटी मलेरिया प्रोग्राम। पहले जो 1953 में सबसे पहले, तो कोई भी जैसे ये होगा, मान लीजिएगा ये एक नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है, इसका पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, है ना। फिर उसमें कौन कौन से, जैसे इसमें अपन एनोफिलिस की थोड़ी सी बातें करेंगे, प्लाज्मोडियम की बातें करेंगे, उस प्रकार से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से, कौन से पैथोजन की वजह से वो डिजीज़ हुई है, किस प्रकार से ठीक करें, सारी बातें अपन करेंगे। तो पहला पॉइंट अपना जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन का रहेगा।
इंट्रोडक्शन में क्या अपन देखते हैं कि ये शुरुआत इसकी कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में, 1953 में। और 1953 में इसका नाम NAMP नहीं था, इसका नाम था NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या किया था, आप अगर अपने घरों में थोड़े बुजुर्ग लोग उनसे पूछोगे तो पता चलेगा कि पहले DDT का छिड़काव करने आते थे, छिड़कने आते थे DDT। ठीक है, इंसेक्टिसाइड थी एक, केमिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा, इंसेक्टिसाइड। इसको घरों में छिड़कते तो पूरा सामान वगैरह जो है वो बाहर निकाल देते थे और फिर ये DDT जो थी इसका छिड़काव किया जाता था। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके 2 राउंड किए जाते थे, 2 राउंड्स। तो ये 2 राउंड्स ऑफ DDC और ये DDT, दिस इज इसके इंसेक्टिसाइड थी एक। ठीक है, अब ये करते क्यों थे, ये सब 2 चीज़ों के लिए करते थे। मलेरिया के लिए, मलेरिया की रोकथाम के लिए करते थे। मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, 2 नाम आते हैं, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। मोर्टिलिटी तो मृत्यु दर को बोलते हैं, मृत्यु को बोलते हैं कि मलेरिया के कारण जो डेथ हो रही है, मर रहे हैं लोग, उनको रोकने के लिए, मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। दूसरा मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी मतलब जो रोगी हैं, है ना, डिजीज्ड केस को बोलते हैं, डिजीज्ड कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, तो डिजीज कंडीशन को मोर्बिडिटी बोलते हैं और जो डेथ रेट होती है उसको बोलते हैं मोर्टिलिटी। ठीक है, तो ये इन मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, इन दोनों को रोकने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता था और जनरली इसके 2 राउंड किए जाते थे। ठीक है, अब साहब क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी रेट इससे डाउन आने लगी थी। फिर अंत में हुआ ये था कि जो मलेरिया के जो मच्छर थे, मतलब कहने का मतलब जो मॉस्किटो था, उसमें क्या हुआ, इसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। आज के दिन आप देखोगे DDT जो है वो नहीं छिड़कते हैं, क्योंकि इससे मच्छर अभी मरने बंद हो गए हैं, क्योंकि इनके प्रति इनमें रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो डेवलप हो गई। तो सभी मच्छर जो है पहले से ही DDT के लिए रजिस्ट होके आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो प्रोग्राम था ये 1958 में फिर जो है नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम बना। तो इसका कोई ज़्यादा वो है नहीं। इसके बाद अपन ये जो बेसिक सी बातें हैं कि DDT का छिड़काव किया था और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद अभी अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे, एनोफ्लिस की बात करेंगे जिसके वजह से हो रहा है। उसके बाद अपन वापस आएंगे इसी प्रोग्राम पे। तो इसका जो वेक्टर है वो कौन है, फीमेल एनोफ्लिस। और जो एनोफ्लिस जो है उसमें भी अगर अपन बेसिकली देखें तो इसमें क्यूलिसी फेसिस होती है, क्यूलिसी फेसियस। तो ये एक स्पीसीज है इसकी। आप जनरली ये ना याद करें तो भी चलेगा, आप एनोफ्लिस याद रखें, सफिशिएंट है। तो फीमेल एनोफ्लिस होती है। ठीक है, तो इसकी अपन थोड़ी सी हैबिटेट की बात करेंगे। मान लीजिएगा आपको अब ख़त्म क्या करना है, आप प्लाज्मोडियम तो ढूंढ के ख़त्म नहीं कर सकते, आप एनोफ्लिस को देख सकते हो, तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि ये खाती क्या है। तो क्या क्या पता होना चाहिए, फीडिंग हैबिट। ठीक है, सभी को इसी प्रकार से डील करना है, कोई भी वेक्टर हो उसको इसी प्रकार से डील करना है ना। जो पैटर्न सेम रखेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अपने को पता होना चाहिए कि फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है, क्या फीड करता है। ठीक है, दूसरी रेस्टिंग हैबिटेट। ठीक है, तो कहाँ रहता है ना। तो मतलब चलो रात को तो अपन जानते हैं मच्छर खाते ही रहते हैं, लेकिन दिन में कहाँ रहते हैं, दिन में अपन नहीं देखते हैं मच्छरों को। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रीडिंग प्लेस।
ब्रीडिंग प्लेस। और चौथा जो अपना पॉइंट है वो है बाइटिंग टाइम। बाइटिंग टाइम, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं कि फीडिंग हैबिट क्या है, रेस्टिंग हैबिटेट क्या है, ब्रीडिंग प्लेस क्या है और बाइटिंग टाइम क्या है। तो इन चीज़ों से अपन जो फीमेल एनोफिलिस जो है उसको काफ़ी जान सकते हैं थोड़ा सा, ताकि मलेरिया जो है उसको ख़त्म करने में हमारी थोड़ी मदद हो। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसको अपन हटा लेते हैं पिछले को, बात करेंगे अपन फीडिंग हैबिट की, ठीक है। फीडिंग हैबिट की बात करेंगे तो फीडिंग हैबिट का अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है, या फिर अपन अलग से देख लेते हैं। फीडिंग हैबिट, फीमेल एनोमलीज की फीडिंग हैबिट। ठीक है, तो फीडिंग हैबिट में क्या है कि साहब ये जूफिलिक स्पीसीज है, जूफिलिक। जूफिलिक, जूफिलिक का मतलब क्या होता है, इनका क्या है, ह्यूमन पे डिपेंड रहती है। ह्यूमन एज ए, जो भी जूफिलिक स्पीसीज है उसका क्या होता है, ह्यूमन एज ए सोर्स ऑफ फूड, भोजन का सोर्स ह्यूमन रहता है उसके लिए। तो ये क्या करती है, ये ब्लड सक करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट खत्म हो गया, फीडिंग हैबिट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना रेस्टिंग हैबिट, रेस्टिंग हैबिट या फिर हैबिट, ठीक है। रेस्टिंग हैबिट का मतलब ये है कि साहब ठीक है रात को तो रह रही है, दिन में कहाँ है, तो दिन में अपन जानते हैं ह्यूमन ड्वेलिंग्स, ह्यूमन ड्वेलिंग्स, और इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा, केटल शेड्स, ठीक है। ह्यूमन ड्वेलिंग्स का क्या मतलब है, जो मनुष्य जहाँ रहता है, ड्वेलिंग्स मतलब होता है आवास, ठीक है, घर में। तो अपने घर में ही रहते हैं, छुप जाते हैं, पर्दों के पीछे छुप जाते हैं, या फिर कोई छोटा कमरा होता है, स्टोर रूम होता है, उसमें घुसे रहते हैं। कहने का मतलब जहाँ आदमी रहता है उसके आसपास ही रहते हैं। दूसरा केटल शेड्स, जहाँ मवेशी रहते हैं उनके कोनों में ऐसे कहीं जाके छुप रहते हैं दिन के समय में। तीसरा जो है वो ब्रीडिंग प्लेस, ब्रीडिंग प्लेस, ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जनरली जो रेन वाटर पूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट अपन लिख सकते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहीं पे ब्रीडिंग करते हैं, ताकि उनके लार्वा जो है जनरली क्या होता है, पानी पे डिपेंड करते हैं, तो पानी का जो सोर्स होगा उसके आसपास जो है ये ब्रीडिंग करते हैं। तो रेन वाटर पूल्स। इसके अलावा अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं इरिगेशन चैनल्स, कितने भी लिख सकते हो आप, काफ़ी, जहाँ पानी इकट्ठा होता है। धोरे होते हैं ना, पानी के धोरे होते हैं वहाँ। तीसरा जो पॉइंट है, इसके अलावा आप राइस फील्ड्स लिख सकते हो, चावल के खेत होते हैं, ठीक है, उनमें भी मिल जाएंगे इनकी जो लार्वा जो है वो मिलते हैं राइस फील्ड्स में भी। और इसके अलावा कुएँ हो गए, पोंड हो गए, पोंड्स लिख सकते हो, तालाब वगैरह, ठीक है। तो ये अपन ब्रीडिंग प्लेस देख सकते हैं। इसके बाद अपन चौथा पॉइंट जो देखेंगे वो अपन ने कहा कि साहब बाइटिंग टाइम, ठीक है, बाइटिंग टाइम। और एक इसमें जो ब्रीडिंग हैबिट है, इसमें एक चीज़ और अपन देखें तो जनरली क्या करते हैं, ब्रीडिंग टाइम जो है एक्सटेंसिवली कहाँ, एक्सटेंसिव ब्रीडिंग इन मानसून, इन मानसून रेंज। तो साहब जब भी बारिश होगी ये ब्रीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जो मानसून की रेंज है उनमें नो डाउट ज़्यादा पानी बढ़ता है, तो वहाँ पे इनकी पैदा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, इनमें कमी आ जाती है, बारिश के समय में अचानक से बढ़ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो अपना बाइट टाइम, कब ये अपने को काटते कब हैं, ठीक है। ये बहुत ऐसे
ये चीज़ें जो है छोटी छोटी हैं, अपन याद कर सकते हैं इनको ईजिली, और ये लिखने के काम आती है पेपर में। अच्छा ठीक है, बाइटिंग टाइम की बात करें तो उसकी एक सिंपल सी शब्द देखें, एक देखते अपन कब काटते कब है ये, है ना। एक नाम सुना, गोधूली बेला, गोधूली बेला। इसका मतलब ये होता है कि जैसे शाम होती है और धुंधलापन आता है धीरे धीरे, मतलब लाइट डिम हो जाती है ना, उसको बोलते हैं डस्की, डस्की बोलते हैं, आफ्टर डस्क कहें अपन, है ना। तो गोधूली बेला मतलब धीरे धीरे अंधेरा सा जब होने लग जाता है, जैसे कभी कभी आपने नोट किया होगा, अपन शाम को 4-5 बजे या फिर और थोड़ा 6-7 बजे जब सूरज अस्त होने वाला होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय जो है अपने को ज़्यादा आसपास घूमते हैं, अपने सिर पे ऐसे घूमने लग जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा इनका बाइट करते हैं, और उसके बाद पूरी रात ही बाइट करते ही हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, अपन ने पहले कहा था कि साहब जो स्ट्रेटजीज़ हैं, अपन ने पहले वेक्टर बोर्न डिजीज़ की स्ट्रेटजीज़ की बात की थी, कुछ मलेरिया के लिए कुछ अलग से क्या है उसकी अपन बात करेंगे। वापस अपन उसी प्रोग्राम पे आ रहे हैं, NAMP पे आ रहे हैं। पहले थोड़ी सी अपन ने बात की थी कि साहब DDT का छिड़काव किया गया था जब ये शुरू में 1953 में जब शुरू किया गया था, तब DDC का छिड़काव किया था 2 बार, 2 राउंड्स, है ना। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो साहब इसकी अपन बात करेंगे मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है, मलेरिया स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसमें कुछ पॉइंटों में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अर्ली केस डिटेक्शन, अलग अलग पॉइंट होंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे, 4 पॉइंट होंगे लगभग। अर्ली केस डिटेक्शन, ठीक है, एंड इरेडिकेशन, या फिर अपन कहें ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट। अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें मान लीजिएगा कोई रोगी अपने को पहले मिल जाता है, अपन ने जांच की और पता चला कि मलेरिया है, तो उसको किस प्रकार से अपन ने करना है। तो इसके लिए एक शब्द आएगा रेडिकल ट्रीटमेंट। रेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है ये, रेडिकल ट्रीटमेंट। रेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि 2 बार डबल ट्रीटमेंट इसको अपन कह सकते हैं, या फिर क्योर करना, ट्रीटमेंट फॉर क्योर। ठीक है, रेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है ट्रीटमेंट फॉर कंप्लीट क्योर, कंप्लीट क्योर, पूरी तरीके से ठीक कर देना। कहने का मतलब रेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो मलेरिया जो है तो वो दोबारा नहीं होती है। जनरली आपने सुना होगा कि मलेरिया दोबारा हो जाती है। एक बार अपन ने दवाइयाँ ली और फिर जैसे डाउन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा कुछ समय बाद हो सकती है, या फिर चांसेस होते हैं और होती भी है, देखने को मिलता है। तो इसलिए मलेरिया के लिए रेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया है। और इसका मतलब होता क्या है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। क्यों होता है ऐसा अपन बताएंगे अभी। ब्लड स्टेज ट्रीटमेंट, प्लस लीवर स्टेज ट्रीटमेंट। ये दोनों एक साथ किए जाते हैं, ब्लड स्टेज और लीवर स्टेज। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसमें अपन मलेरिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात अपन देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जो मलेरिया जो डिजीज़ है वो जो है आरबीसी में ख़त्म होती है, लीवर में शुरू होती है और आरबीसी में जाके ख़त्म होती है। लाइफ साइकिल मलेरियल पैरासाइट की। पैरासाइट की अपन बात करें, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ये पॉजिटिव एजेंट होता है मलेरिया के लिए। ठीक है,
तो अपन बात करें कि ऐसा क्यों, लीवर स्टेज और ब्लड स्टेज क्यों कर रहे हैं, तो जैसे ही अपन बाहर से कोई केमिकल लेते हैं, है ना, या फिर जैसे मान लीजिएगा क्लोरोक्विन अपन पढ़ेंगे अभी, तो क्लोरोक्विन जैसी मेडिसिन अपन लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो इनएक्टिव स्टेज में चले जाता है, जो मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो इनएक्टिव स्टेज में जाके लीवर में छुप जाता है, जो कुफर सेल्स होती हैं लीवर में, ठीक है, उनमें जाके छुप जाता है, और फिर जब जैसे ही उसका केमिकल का असर खत्म होता है तो वो वापस अपनी संख्या बढ़ा लेता है, तो इस प्रकार से मलेरिया दोबारा हो जाती है। इसलिए लीवर में जो पैरासाइट मौजूद है वो और ब्लड में जो पैरासाइट मौजूद है वो सबको जो है एक साथ ठीक करना, उसको बोलते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। और इस एक लाइन और अपन लिखें, टू क्लियर ऑल पैरासाइट, तो इसमें सारे के सारे पैरासाइट्स मारे जाते हैं, ठीक है, कोई बचता नहीं है, इसको बोलते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट। और ये किस में आता है, मलेरिया की सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो है ये अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। सिंगल लाइन याद रखने के लिए आप लिखें रेडिकल ट्रीटमेंट, बाकी पूरा आपको लिखना ही है रेडिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है ना। दूसरा है मेडिसिन, अभी अपन ने बात की थी कि क्लोरोक्विन होती है एंटी मलेरिया ड्रग। कौन है, क्लोरोक्विन, ठीक है। तो क्लोरोक्विन क्या हो जाएगी, एंटी मलेरिया ड्रग है, ठीक है। अब साहब चलो ठीक है, अपने पास में क्लोरोक्विन है, एंटी मलेरिया ड्रग भी है और अपने पास में रेडिकल ट्रीटमेंट भी है, अपन ने दोनों बात कर ली। लेकिन अब मैंने कहा कि साहब ये रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मलेरिया तो ज़्यादा तो हालांकि अर्बन एरियाज़ में होता है, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी मलेरिया हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो साहब इन्होंने कहा कि साहब दो चीज़ें बना दी, एक तो बना दिया DDT तो वो थी जो छिड़की जाती हैं दवाइयाँ, एक है DDC, और एक चीज़ बना दी FTD, ठीक है, FTD। तो दो चीज़ें बनाई रूरल एरियाज़ में दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए, दो चीज़ें बनाई। DDC का मतलब है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और FTD का भी कुछ ऐसा सा ही है, फीवर ट्रीटमेंट डिपोट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बनाई रूरल एरियाज़ में सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब ड्रग्स देते हैं, जनरली क्लोरोक्विन है, ठीक है, और फीवर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो बुखार आती है उसको ठीक किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ग्रामीण एरियाज़ में बना दी गई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आप याद रखें, ड्रग का नाम याद रखें, मलेरिया की बात कर रहे हैं, रेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस डिटेक्शन, है ना, अर्ली केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोक्विन जो है वो मेजर ड्रग मानी जाती है, इसके अलावा और भी छोटी मोटी होती हैं, उनको अपन नहीं देखते हैं। पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट है अपना वेक्टर कंट्रोल। ये तो अपन ने कहा कि साहब कोई मरीज अपने पास में आया, पेशेंट अपने पास आया। दूसरा है वेक्टर कंट्रोल, कि वेक्टर पे किस प्रकार से काबू पाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। साहब देखिए तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। पहली है केमिकल कंट्रोल, दूसरा जो अपना है वो पॉइंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है पर्सनल कंट्रोल या फिर पर्सनल मेजर। ठीक है। अब साहब सबसे पहले केमिकल कंट्रोल में अपन बात करें तो अपन समझ पा रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो कि मदद कर रहा है वेक्टर को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन नाम देखेंगे
IRS, यूज ऑफ IRS क्या है? इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, ठीक है, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह मिलाई जाती है और अंदर अपन इसको स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होगा, वेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब जो एनोफ्लीज है, फीमेल एनोफ्लीज है, वो अपनी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, केमिकल की बात हो रही है, मैंने शुरू में ही बात की थी, यूज ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल था? एबेट था। केमिकल लार्विसाइड्स, लार्वासाइड्स, लार्विसाइड। कौन है? एबेट। अभी एबेट, ठीक है। इसमें आप कहाँ कर सकते हो? पोर्टेबल वाटर में भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कोई भी वाटर हो कहीं भी, तो यहाँ पे पोर्टेबल वाटर है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे कोई भी पानी हो, वहाँ पे आप एबेट डाल सकते हो। इससे क्या होगा, उसके लार्वा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पानी के अंदर जो लार्वा मौजूद होंगे वो ख़त्म होंगे। इससे क्या होगा, साहब जो वेक्टर है वो आगे बढ़ने से रुकेगा। अगली चीज़, ये जो एक चीज़ और है, केमिकल अपन और लिख सकते हैं, मालाथियोन। ये फोगिंग होती है, धुआं सा उड़ा दिया जाता है, धुआं फोग टाइप होता है ये, है ना, स्प्रे टाइप। तो मालाथियोन फोगिंग की जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में होता है। तो ये मालाथियोन भी आप याद रख सकते हो। एबेट आप केमिकल याद रखें। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेस्ट जो एग्जांपल अपन देखते हैं वो आता है लार्विवोरस फिश का। लार्विवोरस फिश, ठीक है। ऐसी कुछ मछलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, जो मॉस्किटो जो लार्वा होता है उसको फीड करती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गेम्बूसिया। एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा, गेम्बूसिया फिश होती है जो कि लार्विवोरस फिश होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखें ज़रूर। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप इतना याद रखें। तीसरा जो पॉइंट है वो है पर्सनल मेजर। अब पर्सनल मेजर में ये है कि साहब आप अपने आप को किसी इंसेक्ट से बचाना है कि वो आपको ना काटे, तो क्या क्या करते हो? तो आप क्रीम वगैरह लगाते हो, तो क्या किस चीज़ का यूज़ करते हो? यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है ना, रिपेल करे जो क्रीम, जैसे ओडोमॉस वगैरह आप लगा लेते हो, और भी बहुत सारी आ रही है। दूसरा अपन देखेंगे लिक्विड्स, कोइल्स आप जला लेते हो, ठीक है, या फिर आप नेट, मॉस्किटो नेट होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अपनी बात हो गई वेक्टर कंट्रोल की। तो ये तीन चीज़ें, बायोलॉजिकल, पर्सनल एंड केमिकल कंट्रोल। केमिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एबेट याद रखें, मालाथियोन आप याद रखें, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट अपन ने क्लियर किया है वेक्टर कंट्रोल का, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज चले आप, मुझे तो यहाँ मिटाना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जी हाँ, तो कम्युनिटी क्या कर सकती है? ये क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है। कम्युनिटी कैन डिटेक्ट एनोफ्लीज ब्रीडिंग एरिया,
ठीक है। इसको जो ब्रीडिंग एरिया है उसको डिटेक्ट कर सकती है कि साहब यहाँ पे मच्छर जो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब अपने अपने घरों के आसपास देख सकते हैं, और उसका क्या कर सकती है, एंड देयर एलिमिनेशन, उनको वहाँ से भगा सकती है, मार सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी का रोल। इसके बाद पहला तो ये काम करे, दूसरा काम क्या करे, प्रॉपर कवरिंग ऑफ। अब एक तो स्टोर पानी को होने ही नहीं दे, या फिर स्टोर करना भी आपको तो प्रॉपर कवरिंग ऑफ स्टोर्ड वाटर। ठीक है, तो उसकी कवरिंग करके रखें। कहने का मतलब जैसे कोई टैंक है, उसके अंदर आप मच्छर को रहने ही नहीं दोगे तो वहाँ पे एग ले नहीं कर पाएगा, तो उससे जो है वो लार्वा नहीं होंगे, उसमें मच्छर नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको आप कवर करके रखें। तो ये दो बातें जो अपन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर लिख सकते हैं, है ना। ये हर डिजीज़ में आप डाल सकते हो पॉइंट, कम्युनिटी का हर डिजीज़ में रोल है। मतलब एक आम आदमी क्या कर सकता है एक डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए, समझ रहे हो। इसके बाद अगली बात है अपनी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में अपन क्या बताएंगे, तो सबसे पहले जो अच्छा नाम आता है वो आता है सोर्स रिडक्शन। अपन ने दो चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। एक तो अपन अभी बात कर रहे हैं सोर्स रिडक्शन की, एक अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी रेडिकल ट्रीटमेंट की, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं सोर्स रिडक्शन। नाम से समझ पा रहे हैं, सोर्स का मतलब होता है जहाँ से जनरेशन हो रही है, ठीक है। सोर्स क्या है इस चीज़ का, बोलते हैं ना उत्पत्ति स्थान मान सकते हैं। रिडक्शन मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सोर्स रिडक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, ठीक है। तो ये जो है जैसे कोई मच्छर पनपते हैं, उनकी जो ब्रीडिंग साइट होती है उसका परमानेंट ख़त्म कर देना, उसको डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। और साहब इसमें डिस्ट्रक्ट से बात करें तो कैसे करें, जैसे मान लीजिएगा कोई पिट है, कोई ऐसा खड्डा है जो जिसमें जगह हो रखी है, पानी जा भर सकता है जिसके अंदर, है ना, ऐसा पिट है कोई, उस पिट को भर देना। मतलब एक ऐसे इसमें पानी अगर इकट्ठा हो पा रहा है तो इसको आप भर दें मिट्टी से, मतलब इसमें पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाए, तो इसको बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपन देखें तो वही है कि भाई कोई पानी वानी कहीं है तो उसको आप ढक के रखें, है ना। तो ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अपन ने बात कर ली। पांचवा पॉइंट अपना जो है वो है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। अपन ने पहले भी देखा था कि मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन जो शुरू में अपन ने देखा था कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में कुछ खास बातें नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बातें हैं कि एक चीज़ ज़रूर है इसमें, CMIS रिपोर्ट होती है। तो इसका मतलब है कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो एक CMIS का ज़रूर आता है कि ये जो मंथली जो है CMIS रिपोर्ट बनती है, जिसमें सारा क्या कुछ किया गया है इस चीज़ के लिए वो बताया जाता है ना। कितनी दवाइयाँ बांटी हैं, कितने पेशेंट्स आए हैं, कितने केस आए, कितने को ठीक करे, तो सारा कुछ सारा इसमें रिपोर्ट आती है। तो एक ये रिपोर्ट करना। दूसरा ये है फील्ड विजिट बाय
फील्ड विजिट बाय स्टेट नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर्स, स्टेट नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा स्टेट नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर हैं जो उनके द्वारा विजिट करके देखा जाए कि क्या क्या काम हो रहे हैं सही से, ये सब देखा जाए। या फिर मलेरिया रिसर्च सेंटर या फिर ICMR इंस्टीट्यूट के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है फील्ड विजिट किया जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बातें हो गई। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, है ना, इसमें अब जैसे इसमें आगे ये भी लिख सकते हो कि कोई ऐसा करेक्शन दिखे इनको तो उस पर सुधार किया जाए, तो ये सब है नॉर्मल बातें। तो इसके बाद ये है कि चलो ये तो हो गया, अपन ने मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी देख ली, एनोप्लिस कहाँ रहती है, क्या खाती है, किस प्रकार से अपन उसको ख़त्म कर सकते हैं वेक्टर को बायोलॉजिकली केमिकली किस प्रकार से, तो ये चीज़ें देख ली। अब सब थोड़ा सा और है, जैसे कि मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, ये एक अलग से पॉइंट है, अपन वो थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि दिया गया है, इसलिए मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें थोड़ी ज़्यादा डिजीज सिचुएशन है, उनमें क्या करना है, इस प्रकार से है। तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, इसको बोलते हैं API, एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस। ठीक है, तो किस प्रकार से कितना क्या पैरासाइट कितना ज़्यादा फैल रहा है या फिर डिजीज़ कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसको करते हैं। तो इसमें दो तरीके से बांटते हैं, API ग्रेटर देन 2 एंड API लेस देन 2। ठीक है, अब जैसे जो API ग्रेटर देन 2 होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें रेगुलर 2 राउंड्स ऑफ DDT की स्प्रे किए जाते हैं, है ना, उनमें रेगुलर जो है वो जो रिडक्शन ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है, ये अपन जो रेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। ठीक है, और API लेस देन 2 है, उसमें थोड़ा सा कम स्तर पे देखा जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन ये है कि जो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन है उसमें इस प्रकार से दो API में बांट लेते हैं एनुअल पैरासिटिक इंसिडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। एक अपन छोटी सी बात और देखेंगे, एक प्रोग्राम और चला था 1971 में, 1971, ठीक है, 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका नाम था UMS था, अर्बन मलेरिया स्कीम, अर्बन मलेरिया स्कीम। लिख लें, बहुत ही थोड़ा आप है, आप लिखने बैठोगे पूरा का पूरा अगर लिखते हो तो बहुत थोड़ी मटेरियल ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ये था कि साहब इसमें जो शहरी इलाके थे, है ना, जो अर्बन एरियाज़ थे, अर्बन एरियाज़ के लिए बनाया गया था अर्बन मलेरिया स्कीम। तो उनमें जो है मलेरिया के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मलेरिया बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो उसके लिए 1971 में एक UMS प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि टू ओवरकम द, पूरा लाइन लिखते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, टू ओवरकम द इंक्रीजिंग इंसिडेंस of malaria in urban area, of malaria in urban area। तो शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई मलेरिया को ठीक करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी। अच्छा,
अब इसमें ये जो था इसको बस इतना ही है, इसमें कोई यूएमएस में कुछ खास नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव देख लें बस, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप एक चीज़ इसके अलावा और है। पहले एक चीज़ देखेंगे अपन, एक और प्रोग्राम था 1977 में था, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कंटेनमेंट प्रोग्राम। अब इसमें थोड़ी सी आप चीज़ देखें, जो अपन ने कहा था कि साहब मलेरिया एक वेक्टर से होने वाली वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरत है, ये एक अक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अपन ने कहा था। और ये वेक्टर के थ्रू जो है वेक्टर के थ्रू ह्यूमन में जाते हैं, ठीक है। ये पूरा मलेरिया क्या बता रहे हैं अपन, ये एक वेक्टर के थ्रू जाता है और उस वेक्टर का नाम है फीमेल एनोफिलिस और ये ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम। और साहब ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये 4 प्रकार के जनरली होते, बहुत प्रकार के हैं, मलेरिया कोज करने वाले होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं साहब, उनमें इसका नाम आता है। तो सबसे पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम जो है ये होते हैं जो कि मलेरिया कोज करते हैं, ठीक है। अपने अगर अपन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसमें जनरली आपको वाइवेक्स ही देखने को मिलेगा। ओवेल और मलेरी बहुत ही कम केस, कभी शायद ही कोई रियरली देखने को मिले। फाल्सिपेरम के भी केस देखने को मिलते हैं। सबसे साधारण जो मलेरिया होती है वो अपने जो वाइवेक्स से हो रही यही है। सबसे जो घातक मलेरिया होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से। इसको बोलते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं, मेलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। और जो ये मेलिग्नेंट का मतलब होता है घातक ही होता है, ठीक है, जो मार दे, ठीक है। तो ये जो मेलिग्नेंट मलेरिया ये होती है फाल्सिपेरम से। अब साहब फाल्सिपेरम का थोड़ा सा प्रकोप बढ़ गया तो उस केस में 1977 में स्पेशली इसी के नाम से प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कंटेनमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंदर टारगेट ये था कि फाल्सिपेरम से होने वाली मलेरिया जो है उसको कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है। अब साहब ये सारे नहीं था, पूरे भारत भर में नहीं था ये कुछ जहाँ पे जनरली याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जो पानी के आसपास वाले इलाके थे उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि बिना पानी वालों में नहीं आते, लेकिन ऐसा वो स्टेट इसमें ज़्यादा आते हैं। अपन थोड़ा बहुत देखेंगे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कंटेनमेंट प्रोग्राम। तो ये चारों के आप नाम याद रखें, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि आपको प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम सबसे मेलिग्नेंट या फिर घातक मलेरिया करता है, ठीक है। ये 1977 अक्टूबर के मंथ में जो है लॉन्च किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फाल्सिपेरम मलेरिया, ठीक है। तो फाल्सिपेरम मलेरिया थी, उसके स्प्रेड को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये जनरली जो अपने चली वो उड़ीसा में, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। वेस्ट बंगाल में आज भी इसका काफ़ी रहता है, केसेस आते रहते हैं, है ना। एमपी, गुजरात, राजस्थान भी था वैसे तो, लेकिन इधर वाले इलाके इतने नहीं आते, इसमें केस कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की बात अपन ने ख़त्म की। तो ये जो है मलेरिया जो अपना वो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो अपन फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और काला अजर कंट्रोल प्रोग्राम भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जो है डाल रहे हैं अपन, तो इसकी जो रिव्यूज़ आप ज़रूर दें, कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी है, ईमानदारी से रिव्यू दें आप, ऐसा नहीं है, तो ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।